सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ के फ्रेश लुक को। आपको याद होगा द स्ट्रेंजर्स नाम से एक मूवी आई थी जिसके अंदर 2 फिल्में पहले से ही हैं। तो उसके बाद इस मूवी फ्रेंचाइजी को एक नया फ्रेश लुक दिया गया है जिसके अंदर द स्ट्रेंजर्स नाम से चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आने वाले हैं। ये पहली मूवी है जिसका नाम है द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1। पार्ट 2 भी 2024 की एंड तक में रिलीज़ होगा और पार्ट 3 अगले साल के लिए सेटअप किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी और इसके लिए आप लोगों को पहली वाली फ़िल्म देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन ट्रायोलॉजी होने वाली है। यहाँ पर स्टोरी बिल्कुल न्यू तरीके से शुरू होगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम एक आदमी को एक जंगल में किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं। हम नोटिस करते हैं कि उस आदमी को कोई चोट लगी हुई थी जिसका मतलब जो भी उसका पीछा पड़ा हुआ था वो उसको जान से मारना चाहता है। अब थोड़ी ही दूर भागने के बाद उसे वो आदमी पकड़ लेता है और उसके बाद वो उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि FBI के हिसाब से हर साल 1.4 मिलियन वायलेंट क्राइम्स अमेरिका में होते हैं। जिसके बाद हम माया और उसके बॉयफ्रेंड रायन को देखते हैं जो कि अपनी 5th एनिवर्सरी मनाने के लिए कहीं जा रहे थे। वो लोग गूगल मैप्स के जरिए आगे बढ़ रहे होते हैं और जाते हुए वो थोड़े रोमांटिक भी हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। वो तो उनका भला हो गया था क्योंकि सामने वाला आदमी ने ब्रेक लगा दिया था। अब यहाँ पर रायन इन्हेलर इस्तेमाल करता है क्योंकि उसको अस्थमा था। खैर इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ से सिग्नल्स भी गायब हो गए थे। खैर आगे जाके उन्हें एक वीनस टाउन का बोर्ड दिखाई देता है और इसलिए वो लोग वीनस टाउन की तरफ टर्न ले लेते हैं। अब आगे जाकर वो लोग एक कैफ़े पे रुकते हैं और बाहर कार पार्क करते समय 2 लोकल मैन उन्हें दूर से ही घूर रहे थे। खैर वो दोनों कैफ़े के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो काफ़ी सारा खाना ऑर्डर करते हैं और यहाँ पर रायन काफ़ी ज़्यादा खाना ऑर्डर कर देता है लेकिन वो वेज होता है तो खाना वहाँ पर वेज मंगवाया गया था। अब माया उसे कहती है कि जर्नी के हिसाब से उसे थोड़ा कम खाना चाहिए। तब रायन बोलता है कि उसकी आज एनिवर्सरी है, वो खा सकता है और ये बात वहाँ पे बैठे हुए कपल्स जो हैं वो भी सुन लेते हैं जिनके नाम नील और ईडन थे। दरअसल उनकी भी 2nd एनिवर्सरी होती है। अब खा पीकर वो काउंटर पर बिल पे करने के लिए आते हैं जहाँ पर माया एक मिसिंग पोस्टर देख पाती है जो कि एक जेफ नाम के आदमी का था। वहाँ की वेट्रेस ये कहती है कि जेफ भी गायब होने से पहले यही इस कैफ़े पर रुका था। तब मजाक मस्ती में रायन कहता है कि अच्छा होगा कि अगर उसने वो खाना ऑर्डर ना किया हो जो कि रायन ने किया था। तब ओनर उसे कहती है कि उसने भी सेम वही खाना ऑर्डर किया था। खैर इस बात को वो इतना सीरियसली नहीं लेते और वहाँ से निकल जाते हैं। उनको लग रहा था कि वो मजाक कर रहे थे सेम। खैर कार में पहुँचे रायन कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। वो बार बार कोशिश करते जा रहा था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तब एक आदमी उनकी कार की विंडो पे आता है और उसका नाम रूडी होता है और वो एक मैकेनिक था। मतलब सोचो अचानक से ही वो इंसिडेंट से मैकेनिक भी वहाँ पर आ गया और उनकी कार भी वहीं पे ख़राब हुई थी। खैर वो कहता है कि उसका गैरेज यहीं पास में ही है और वो उनकी गाड़ी को फिक्स करके कल सुबह तक डगी के साथ भिजवा देगा। अब ये बात सुनकर रायन उसे ये पूछता है कि फिर वो रात कहाँ पे बिताएंगे। तब मैकेनिक उनसे ये कहता है कि यहाँ के मोटल बंद हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे रिपेयर का काम चल रहा है और अगर वो चाहें तो एक एयरबीएनबी में रुक सकते हैं जो कि उनके जान पहचान वाले का ही है। अब जिसको एयरबीएनबी का मतलब नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एयरबीएनबी एक तरह से वो जगह होती है जहाँ पर लोग स्टे कर सकते हैं, जहाँ पर उन्हें सारी व्यवस्थाएँ भी मिल जाती हैं इंक्लूडिंग आपको खाना पीना एंड ऑल। खैर यहाँ पर रायन को उन पर थोड़ा बहुत शक होने लग जाता है कि वो दोनों वहीं पर थे जो उन्हें कैफ़े पर जाने से पहले घूर रहे थे और इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था, पहले उनका घूरना फिर कार ख़राब हो जाना और अचानक से ही रूडी का एकदम से प्रकट हो जाना। तब माया उनसे कहती है कि ये सब अच्छे लोग हैं और उसे नहीं लगता कि ये उनके साथ कोई स्कैम करेंगे और इतना कहकर रायन भी उनकी बात मान लेता है क्योंकि माया ने बोल दिया था और मेरे ख्याल से यहाँ रायन की सोच बिल्कुल सही थी। खैर अब उन्हें छोड़ने के लिए कैफ़े वाली वेट्रेस शैली आ जाती है क्योंकि आज उसका ऑफ डे था इसलिए वो घर जा रही होती है। साथ ही साथ उसका ये कहना था कि वो घर जाते हुए माया और रायन को भी उस एयरबीएनबी पर छोड़ देगी। अब वहाँ से निकलते समय उन्हें 2 बच्चे मिलते हैं जो कि उन्हें एक कार्ड देते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने कोई पाप किया है, जिस पर रायन कहता है कि सभी लोग कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करते हैं और चाहे जानबूझकर या फिर अनजाने में। खैर इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और शैली उन्हें उनके एयरबीएनबी में छोड़ देती है जाकर और वहाँ से निकल जाती है। अब एयरबीएनबी के अंदर जाने पे वो दोनों काफ़ी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ये एयरबीएनबी काफ़ी अच्छा बना हुआ था। जिसके बाद वो वहाँ पे आराम करने लगते हैं और रायन फ्रिज में बियर रखने लगता है लेकिन फ्रिज ख़राब था इसलिए माया एयरबीएनबी के ओनर को कॉल करती है जिसका नंबर उसे एयरबीएनबी से ही मिला था। खैर वो किसी को फ्रिज को फिक्स करने के लिए भेजने के लिए कहती है। जिसके बाद रात में रायन और माया साथ में बैठे हुए थे जहाँ पर वो इस जगह के बारे में बात कर रहे थे।
उस जगह पर काफ़ी शांति थी, इसलिए वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। अकॉर्डिंग टू देम उनके लिए एनिवर्सरी अब तक की सबसे अच्छी एनिवर्सरी बन रही थी। खैर अब यही बातों ही बातों में वो रोमांटिक हो जाते हैं और घर के अंदर जाकर वो इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इसी बीच कोई और ज़ोर से दरवाजे पे नॉक करता है। दरवाज़ा खोलने पर बाहर एक लड़की थी जिसकी शक्ल अंधेरे की वजह से दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो उनसे पूछती है कि क्या टमारा यहीं पर है, जिस पर वो उसे मना कर देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन रायन कन्फ्यूज़्ड हो जाता है कि आखिर वो यहाँ पर कहाँ से आई थी। यहाँ पर आसपास तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर कोई रहता हो। खैर अब वो इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते, जिसके बाद वो फिर से अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। यहाँ पर इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि 5 साल पहले माया को रायन ने प्रपोज़ किया था शादी के लिए, लेकिन उस समय उसने मना कर दिया था। लेकिन अब माया इसके लिए रेडी थी और उसकी जॉब पोर्टलैंड में लगने वाली थी और वो वहाँ पर रायन के साथ रहना चाहती थी। खैर इसी बीच रायन माया से उसके इन्हेलर के बारे में पूछता है, तब वो कहती है कि शायद वो कार में रह गया होगा, जिस पर रायन बोलता है कि वो उसे लेकर अभी आएगा, क्योंकि बाहर एक ओल्ड बाइक रखी हुई थी जिसके इस्तेमाल करके वो जल्दी लौट आएगा। खैर रायन के जाने के बाद में माया अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है, लेकिन फिर से इसी बीच दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। पहले उसे लगता है कि वो रायन है, लेकिन वो रायन नहीं बल्कि अगेन वही लड़की थी जो उसे फिर से तमारा के बारे में पूछती है। इसे माया काफ़ी डर जाती है और इसी बीच हम देखते हैं कि जो भी लोग हैं ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा थे, क्योंकि दूसरा पर्सन अब घर के अंदर घुस गया था जिसकी माया को भनक तक नहीं थी। अब ये सब देखकर माया घबरा जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। खैर तभी उसे उस लड़की की आवाज़ आने लगती है जो कि गाना गा रही थी। माया विंडो की तरफ चेक करने जाती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो रायन को एक वॉइस मैसेज करती है जहाँ पर वो उसको बताती है कि वो लड़की जो पहले आई थी वो दोबारा आ चुकी है। खैर इसके बाद वो बाहर जाकर भी चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद जब वो अंदर आती है तब वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सिगरेट पीती है और म्यूज़िक चला देती है। दूसरी तरफ हम रायन को देख पाते हैं जो कि अपना इन्हेलर लेने के लिए अपनी कार खोलता है। तभी वहाँ पर रूडी आ जाता है जो कि उसके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करता है। खैर अब वो इन्हेलर लेके वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो उससे लड़ना नहीं चाहता था। अब इधर माया पियानो बजा रही होती है कि तभी हम उसके पीछे एक मास्क पहने हुए व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन माया के पीछे पलटते ही वो वहाँ से चला जाता है। इधर रायन माया के लिए बर्गर्स पैक करवा रहा था और एयरबीएनबी की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ माया नहा रही होती है कि तभी उसे बाहर से किलर देखने लगता है और जब माया पलटती है तो वो फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। नहाने के बाद माया बाहर आती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ की लाइट्स भी चली गई थी। माया फ्लैशलाइट की हेल्प से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वो एक क्लोजेट में चेक करती है जहाँ से उसे एक मास्क वाली लड़की मिलती है, जिसको देखकर वो डर गई थी और एक रूम में वो खुद को जाकर लॉक कर लेती है। तभी कोई दरवाज़ा खोलने लगता है जो कि कोई और नहीं बल्कि रायन था। रायन से वो पूछती है कि क्या उसने किसी को घर में देखा, जिस पर रायन अभी मना करता है। जिसके बाद वो दोनों फ्यूज़ बॉक्स ढूंढने लगते हैं और ढूंढ कर रायन वहाँ पर लाइट्स ऑन कर देता है। रायन उससे पूरी बात पूछता है, तब माया बताती है कि उसने किसी को देखा था जिसमें कि एक मास्क पहना हुआ था। तब रायन वहाँ की पे एक पेंटिंग को दिखाता है जो कि उस लड़की के मास्क जैसी थी। तब रायन कहता है कि उसने ज़रूर अंधेरे में पेंटिंग को देखा होगा, लेकिन माया श्योर थी कि वो पेंटिंग नहीं है। तब रायन उससे पूछता है कि क्या उसने स्मोक किया है, जिस पर वो हाँ करती है। तब रायन उसे कहता है कि वो सिगरेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और शायद इसी वजह से उसे हेलुसिनेशंस हुए होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, वहाँ पर रियली में कोई ना कोई है। अब इसी बीच उनके दरवाजे पर फिर से कोई दस्तक देता है। बाहर जाके देखने पर उन्हें दोबारा वही लड़की सड़क पर मिलती है जिसे सबक सिखाने के लिए रायन आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में ही वो भाग जाती है। और तब इसी बात को वो सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़की एक टीनेजर होगी जो कि उनके साथ में मजाक कर रही है। खैर इसके बाद में वो दोनों अपना बर्गर खाने लगते हैं जो कि रायन लेकर आया था। तभी ऊपर से कुछ रेड लिक्विड टाइप का टेबल के ऊपर गिरने लग जाता है और ऊपर देखने पर उनको एक बर्ड दिखती है जिसे मार कर वहाँ पर लटकाया गया था। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं, यानी कि यहाँ पर उन्हें यकीन हो गया था कि कोई ना कोई तो है। जिसके बाद वो डर के मारे दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मास्क वाला लड़का आता है जो कि दरवाजे को एक एक्स की मदद से तोड़ने लगता है और फिर इसके बाद वो अंदर आ जाता है। तभी ऊपर से 2 और लड़कियां नीचे आती हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और उनमें से एक वही मास्क वाली लड़की होती है जिसकी पेंटिंग भी वहाँ पर थी, जिसे माया ने भी देखा था। वो दोनों डर के एक रूम में लॉक हो जाते हैं कि तभी वहाँ पे मास्क वाला आदमी आता है और उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। थोड़ा सा तोड़ने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उनको ये लगता है कि वो लोग वहाँ से चले गए, अब उन्हें यहाँ से निकलना तो था। रायन ये कहता है कि वो उसे बाइक से वहाँ भाग सकते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि मास्क वाले लोगों ने इन दोनों के ही फ़ोन्स को तोड़ दिया था। खैर अब वो बाइक तक पहुँचते इससे पहले ही वो मास्क वाला आदमी उस बाइक पर आग लगा देता है। अब यहाँ पर वो दोबारा घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें याद आता है कि इस घर का ओनर एक हंटर है, तो ज़रूर उसके इस घर के अंदर गन भी मौजूद होगी। जिसके बाद वो एक वेंट में घुस जाते हैं और राइफ़ल ढूंढने लग जाते हैं।
चलते चलते माया के हाथ में एक कील घुस गई थी। वो जैसे तैसे अपनी चीख को कंट्रोल करती है। अब रायन उसके हाथों से कील निकालता है और एक कपड़ा बांध देता है, जिसके बाद वो वेंट के जरिए घर से बाहर आ जाते हैं और स्टोर केबिन की तरफ भागने लगते हैं। इफ़ वहाँ पर कोई गन होगी तो उनकी हेल्प हो जाएगी, लेकिन रायन भागते हुए गिर पड़ता है, जिससे उसके पैरों में मोच आ जाती है। खैर अब वो जैसे तैसे केबिन में जाते हैं जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। तब माया लाइटर ऑन करती है और हम देख पाते हैं कि वो लड़की वहीं पर है, लेकिन उन्हें वो नहीं दिखती। खैर अब वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर रायन उसे विंडो के पास बैठाता है और बैठाकर ऊपर चेक करने जाता है। उसको लग रहा था कि क्या पता ऊपर वहाँ पर कहीं गन मिल जाए। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है और साथ ही साथ वो मास्क वाला आदमी भी होता है, जो कि विंडो के बाहर से माया को पकड़ लेता है। इसी बीच रायन आकर गन शॉट चलाता है क्योंकि उसे गन मिल गई थी, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं और रायन और माया धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब रायन को वो मास्क वाला मैन मिल जाता है, जिससे वो शूट कर देता है। लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि असल में वो उस एयरबीएनबी का ओनर था, जो कि फ्रिज को फिक्स करने आया था। और उसे मारने के बाद रायन को काफ़ी गिल्ट महसूस होता है। वहीं पर ओनर की कार की चाबी भी थी। वो दोनों बिना देर किए वहाँ से ओनर की कार से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वो मास्क वाला व्यक्ति उनकी कार को जोर से टक्कर मार देता है और उसको पूरी तरह से वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ रायन माया को वहाँ से भगा देता है और रायन खुद उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, जिसके बाद रायन बाहर निकलता है और वो मास्क वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब इधर माया पत्तों की टहनियों के बीच छिप जाती है और वहीं पर छिपी रहती है, पर उसके सामने वही मास्क वाला लड़की आ जाती है, लेकिन वो उसे नहीं देख पाती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और तब माया फ़ोन से पुलिस को कॉल करती है। दरअसल ये वाला फ़ोन एयरबीएनबी का था, क्योंकि इनके फ़ोनों को तो यहाँ पर तोड़ दिया गया था, जो कि उसने बाहर निकलते समय ही ले लिया था। अब यहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो फ़ोन को इधर उधर करने लगती है। तब उसे वहाँ पर एक बॉडी मिलती है, जो कि स्केलेटन बन गई थी, और ये ज़रूर उन लोगों के प्रीवियस विक्टिम की होगी। खैर इसके बाद वो वहाँ से निकल कर भाग जाती है, लेकिन तभी उसके सामने मास्क वाली लड़की आ जाती है, जो कि उसे मार कर बेहोश कर देती है। इधर रायन माया को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे वो मास्क वाली लड़की मिलती है, जिस पर बंदूक तान कर वो उसे माया के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल भी नहीं डरती। और तभी वहाँ पर वो मास्क वाला आदमी आता है और रायन को मार कर बेहोश कर देता है। अब जब रायन की आँख खुलती है, तब वो अपने आप को माया के पास देखता है। यहाँ पर दोनों को चेयर से बांधा गया था। रायन माया से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, जिस पर माया हाँ कर देती है। और वहीं पर वो तीनों मास्क वाले लोग आ जाते हैं। यहाँ पर वो रायन को सबसे पहले स्टैब करते हैं और चेयर के सहित उसे गिरा देते हैं, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब माया की बारी थी और माया उनसे पूछती है कि वो चाहते क्या है और उन्होंने उनके साथ आखिर ऐसा क्यों किया। जिस पर वो लड़की कहती है कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब वो हर उस इंसान को मार देते हैं जो कि यहाँ पर आया करते थे। अब यहाँ पर वो मास्क वाला आदमी माया को भी स्टैब कर देता है और चेयर के सहित गिरा देता है। लेकिन होता यह है कि तभी वहाँ पर पुलिस सायरन की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम माया को हॉस्पिटल में देखते हैं। इसका मतलब माया अभी जिंदा थी। अब जब वो उठती है, उसे होश आता है, तब वो बगल में ये नोटिस नहीं करती कि वो स्केयर क्रो यानी कि वो मास्क वाली चीज़ जो थी उसके बगल में ही लेटी हुई थी। और बूम, इसी के साथ में द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 मूवी की कहानी। इसका चैप्टर 2 भी जल्दी आएगा, यानी कि 2024 के एंड में आ सकता है। बात रही चैप्टर 3 की, तो उसकी डेट अभी स्पेसिफाइड नहीं करी गई है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये जो है ना, तीनों के तीनों किलर जो कि किसी को भी मार डालते हैं, जो भी इस जगह पर आता है। एंड आई बिलीव कि स्टार्टिंग में जो बंदा था ना, जो भाग रहा था, जिसको इन्होंने जख्मी किया था, शायद से हो सकता है कि जो कंकाल था वो उसी व्यक्ति का था। अब यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि पुलिस वहाँ कैसे पहुँची आखिर। तो देखो, आपको याद होगा कि माया ने वहाँ पर कॉल लगाया था, लेकिन शायद से कॉल फेल हो गई थी, या फिर ये भी हो सकता है कि कॉल गई हो। यहाँ पर हो सकता है कि पुलिस ने उनकी आखिरी कॉल की जो लोकेशन थी वो ट्रेस कर ली होगी। शायद से वहाँ पर कॉल गई होगी लेकिन आवाज़ ना आई हो, लेकिन ऑब्वियसली मेरे ख्याल से पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर ली होगी, अदरवाइज़ पुलिस यहाँ पर खुद से कैसे आती। और यहाँ पर जो किलर्स थे ना, उनके मास्क के अंदर एक स्केयर क्रो मास्क था और एक होता है डॉल फेस। और यही ओरिजिनल सीरीज़ के अंदर भी मेन किलर्स दिखाए गए थे, जिसके अंदर स्केयर क्रो और डॉल फेस वाले लोग थे। और ये उसी सीरीज़ का एक पार्ट है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट ट्रायोलॉजी है, यानी कि इस मूवी के अभी 2 पार्ट्स और आने वाले हैं। बेसिकली आप इसको एक फ्रेश कहानी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मूवी रिलीज़ होगी या जब भी इसका सेकंड पार्ट रिलीज़ होगा, आपको उसका एक्सप्लेनेशन यहीं पर देखने को मिल जाएगा। और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब वीडियो आए तब। सो अभी के लिए बाय बाय एंड टाटा।